19 नंबर तक न्यूमेरिकल लगाए थे लास्ट टाइम हम लोगों ने। आज 20 और उससे आगे लगाना चाहते हैं। देखिए 20 नंबर पे लिखा हुआ है निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करिए। एक ये सर्किट दिया गया है, इसमें ये 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं 30 ओम 30 ओम 30 ओम के। उसमें त्रिभुज के इन 2 सिरों से, इन 2 कोनों से ये एक बैटरी लगाई गई है 2 वोल्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, जो कि ऐसे करंट को भेज रही है सर्किट में और यहाँ से करंट वापस आ जाती है। आपको पता ये लगाना है, बस करंट की वैल्यू पता लगानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करंट की वैल्यू के लिए धारा का फॉर्मूला क्या होगा? V/R, I बराबर V/R। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर करंट निकालनी है तो आपको V चाहिए और आपको R चाहिए। पूरे सर्किट में लगा हुआ टोटल पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। अब तो V तो हमको मालूम हो गया। अगर हम पूरे सर्किट में लगा हुआ तुल्य प्रतिरोध मालूम कर लें, फिर V/R करके आंसर आ जाएगा हमारा। अब तुल्य प्रतिरोध मालूम करेंगे, लेकिन किन 2 बिंदुओं के बीच? आप याद कीजिए, तुल्य प्रतिरोध हमेशा, कॉम्बिनेशन हमेशा 2 बिंदुओं के बीच होता है। यहाँ किन 2 बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध मालूम करना पड़ेगा? आंसर है जिन 2 बिंदुओं के बीच में आपकी बैटरी लगी होगी, एक ये और एक ये। आपको इन 2 बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना रहेगा। अब देखिए कौन श्रेणी और कौन समांतर में आएगा। करंट जब यहाँ से आएगी, यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी इधर आ जाएगी, इसमें आएगी, फिर इधर आएगी। आप देख रहे होंगे जो करंट इस रास्ते पर आ जाएगी उसी को यहाँ भी आना पड़ेगा। मतलब इस पे और इस पे सेम करंट आएगी। अगर इस 30 ओम और इस 30 ओम पर सेम करंट आएगी तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। और इसमें करंट डिवाइड होके जाएगी, फिर ये वाली और ये दोनों करंट यहाँ मिल करके फिर ऐसे नेगेटिव टर्मिनल पर चली जाएंगी। तो ये वाला 30 ओम और ये वाला 30 ओम कौन से क्रम में हुआ? श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का मिला के तुल्य प्रतिरोध कितना बना? 60 ओम। उस 60 के साथ ये 30 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो हमको 60 और 30 का समांतर क्रम निकालना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 30 और 30 का 60 हुआ, 60 और 30 का पैरेलल निकालना पड़ेगा। तो जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कौन सा सूत्र लगाएंगे बताइए? R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 60 × 30 अपॉन 60 प्लस 30। इस तरह से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर तो ये हो जाएगी 1800 और नीचे 90। इस तरह से R इक्विवेलेंट आ जाएगा 20। तो सर्किट में इन 2 बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना मिला? 20 ओम। अब हमें विद्युत वाहक मालूम है इन 2 बिंदुओं के बीच का, इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध भी मालूम है। हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं। परिपथ में वैद्युत धारा I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और तुल्य प्रतिरोध निकल करके आया है 20 ओम। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 हटाएंगे, एक नंबर पे पॉइंट लगाएंगे इस तरह से, फिर 2 से भाग दे देंगे, 0.1 एम्पियर। इस तरीके से सर्किट में 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये I का मान 0.1 एम्पियर है। बस इतना सा न्यूमेरिकल था। 21 नंबर पे फिर से आप देखिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्योंकि आप पहचानते हैं ये वाला R1 मानते हैं इसको हम, ये R2, यहाँ जो 30 ओम लगा हुआ है ये R3 है और ये जो 6 ओम लगा है ये R4 है।
बीच में बी और डी के बीच 10 ओम का एक रेसिस्टर लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है ए और सी के बीच में। क्वेश्चन ये है कि ए और सी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध पहले तो पता लगाना है और फिर इसके बाद धाराओं I1 और I2 के मान निकालने हैं। बड़ा आसान है और ऐसे सवाल आप लगा भी चुके हैं। फिलहाल व्हीटस्टोन ब्रिज के जितने भी क्वेश्चन लगेंगे सबसे पहले उनमें हमें ये पता लगाना रहेगा कि सेतु संतुलित है कि नहीं है। और ये काम कैसे करेंगे, R1/R2 R3/R4 निकालो, अगर बराबर है तो सेतु संतुलित है। चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम R1/R2 कैलकुलेट करेंगे। R1 कितना है 15, R2 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 5। और R3/R4 कैलकुलेट करिए। R3 है 30 ओम, R4 है 6 ओम। 30/6, this is again 5. Now you are seeing that R1/R2 is equal to R3/R4 because R1/R2 is equal to R3/R4. Therefore जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा है, इसलिए सेतु संतुलित है। और जैसे ही हमें ये पता लगा कि सेतु संतुलित है, हमें क्या सुविधा मिल गई, सुविधा ये मिल गई कि बिंदु बी और डी के विभव कैसे हो गए बराबर, और इस रास्ते पर करंट आना बंद है, नहीं आ रही है करंट। अगर इस रास्ते पर करंट नहीं आ रही है तो आपको 10 ओम को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो हमारे सर्किट में है ही नहीं। करंट नहीं आ रही इसका मतलब वो सर्किट में हिस्सा ही नहीं ले रहा है। आप चाहें तो इसे मान लें कि है ही नहीं, इस पे छोड़ दें उसको। अब आपको बस ये 15, 3, 30, 6 इन्हीं को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पार्ट में ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या बता सकते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला आपको बताया गया है। ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आपको चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, R1+R2 R1+R2 इंटू R3+R4 अपॉन R1+R2+R3+R4। ठीक है, ये कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। सारी वैल्यूज आपको मालूम है। इसका आंसर आपको मिलने वाला है 12 ओम, क्योंकि ये बड़ा इजी कैलकुलेशन है और ऐसा पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए हम इसको छोड़े दे रहे हैं। आप इसे खुद कर लीजिएगा भाई। धाराओं I1 और I2 के मान पता लगाने हैं। I1 इस रास्ते पर निकल गई है करंट, और I2 इस रास्ते पर जाने वाली करंट है, I1 इस रास्ते पर जाने वाली करंट है। आप ध्यान से देखें 6 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है, A और C इन दोनों बिंदुओं के बीच जो ये 6 वोल्ट की बैटरी यहां लगी है, इसके साथ कोई रेसिस्टेंस यहां नहीं है। अगर कोई प्रतिरोध इसके साथ में नहीं है तो A और C के बीच का टोटल विभवांतर कितना मिलेगा आपको, 6 वोल्ट। अगर यहां बीच में कोई रेसिस्टेंस होता तो 6 वोल्ट में से थोड़ा उसके से दोनों सिरों के बीच आ जाता, तो पूरा 6 फिर हमें C और A के बीच नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि A बैटरी से लेकर A तक इधर और इसके नेगेटिव टर्मिनल से लेकर C तक इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा 6 वोल्ट A और C के बीच आपको मिलेगा। तो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, हमको I1 निकालना है। I1 मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। धारा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, I बराबर V/R। I1 करंट कहां कहां फ्लो होती है, 15 ओम और 3 ओम में फ्लो हो रही है, और यहां से यहां तक का विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट। तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं I1 के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा,
VAC, यहां से यहां तक पूरा I1 फ्लो हो रही है ना, तो आप A से C तक का विभवांतर ले लो और ABC रास्ते का प्रतिरोध ले लो। A और C के बीच विभवांतर और प्रतिरोध कौन से रास्ते का? ABC रास्ते का। अगर I1 चाहिए तो जब आप I2 निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए? A और C के बीच विभवांतर लेंगे और ADC रास्ते का प्रतिरोध ले लेंगे, बस। क्योंकि I2 के रास्ते पर ये वाला और ये वाला प्रतिरोध पड़ रहा है। अब सॉल्व करें बेटा इसको। VAC कितना है? 6 वोल्ट। RABC, ABC रास्ते पर टोटल कितना रेसिस्टेंस आया, या करंट I1 के मार्ग में कितना प्रतिरोध पड़ेगा, बता सकते हैं आप मुझे? 18 ओम, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि I1 जब यहां से चली तो पहले 15 ओम पड़ा, फिर 3 ओम और श्रेणी क्रम में पड़ा, तो 15 और 3 कितना हो गया? 18। सॉल्व करिएगा, I1 मिल जाएगा। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको। दूसरा, I2 के लिए क्या करिएगा बताइए? I2 कहां से कहां तक है? A से C तक गई है, उसके रास्ते पर कौन कौन सा प्रतिरोध पड़ रहा है? R3 और R4। तो I2 अगर निकालना है तो आपको A और C के बीच का विभवांतर चाहिए और प्रतिरोध कौन सा चाहिए? ADC रास्ते का प्रतिरोध चाहिए, तो रेसिस्टेंस हमको चाहिए ADC रास्ते का। VAC 6 है। क्या आप बता सकते हैं ABC रास्ते पर I2 के मार्ग में कितना प्रतिरोध पड़ा होगा? R3 ये पड़ा, R4 ये पड़ा हुआ है, 30 और 6 ओम। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एम्पियर एम्पियर, इसका कितना आ जाएगा? 1/3 एम्पियर। ये 36, 6 36, 1/6 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 20 और 21 नंबर न्यूमेरिकल, इस तरह के सवाल ऐसे लगाया जाएगा। देखिए प्लीज आप नोट कर लें, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है बेटा, दिए गए परिपथ में A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करें। आपको A और B के बीच का विभवांतर चाहिए। ठीक है, इसमें ये 3 सेल लगी हुई हैं, एक 10 वोल्ट, एक 4 और एक 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की हैं। हर रास्ते पर एक एक प्रतिरोध है, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। अब ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं या अलग से लगाए गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये आंतरिक प्रतिरोध ही शायद होंगे इनके। आपको A और B के बीच विभवांतर चाहिए। देखिए विभवांतर तो हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम इनमें बहने वाली करंट का पता नहीं लगाएंगे। तो करंट पता लगाएंगे, उसके बाद ही हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और जगह दे करके ±2 वोल्ट और 1 ओम। ठीक है, देखिए बेटा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको करना पड़ेगा, तभी आगे हम काम कर पाएंगे। ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। आपको क्या लगता है जब तीनों सेल के स्विचेस ऑन किए जाएंगे, प्लस से इसके करंट चलेगी, ऐसे यहां आएगी, इसके भी प्लस से करंट चलेगी, इसके भी प्लस से करंट चलेगी, तो कहां जाएंगी सब? वैसे मुझे लग रहा है ये 10 वोल्ट की सेल है, ये 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, सबसे ज्यादा पावर इसकी ज्यादा है, तो ये करंट देगी और ये दोनों सेलों को क्या होना पड़ेगा? चार्ज होना पड़ेगा। तो एक काम कर लें आप, यहां से करंट I मान लें, ये I आ गई, इसकी थोड़ी सी करंट इस रास्ते पर चली जाएगी तो I1 इधर चली जाएगी, बाकी करंट इधर आएगी तो इधर कितनी आ जाएगी? I माइनस I1। यहां से I उसमें I1 इधर चली गई तो I माइनस I1 इधर आ जाएगी, ऐसे। यहां पर भी कितनी रहेगी? I माइनस I1, फिर इसमें I1 और इधर की तरफ I। और एक चीज देखिए, आप सोचेंगे अगर हम बैटरी के प्लस सिरे से तो करंट निकलती है, तो अगर हम इनसे भी निकलती हुई बना देते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आपका आंसर आएगा। फर्क इतना होगा कि लास्ट में वो आपको पता लगेगा जब आप I1 ये सब निकालोगे,
जैसे आपने इसको इधर की तरफ बनाया, इसको भी ऐसा बना दिया, फिर दोनों को मिला के ऐसा भेजा। अब अगर इसकी करंट आपने ऐसे बनाई इधर की तरफ, और बाई चांस ये हो रहा होगा कि ये सेल चार्ज हो रही है, लेकिन हमने तो करंट ऐसे बना दी डिस्चार्ज की तरह से, तो आंसर में फिर जब आपका I1 निकल के आएगा ना, वो नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब यूं, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपसे अगर करंट की डायरेक्शन गलत हो भी जाएगी, पहले क्वेश्चन जब आप लगा रहे हैं उस समय अगर करंट की डायरेक्शन आपसे गलत हो भी गई, तो लास्ट में आंसर में वो सही सही आ जाएगा। अगर आपने इस दिशा में बनाया लेकिन करंट एक्चुअली इस दिशा में जा रही होगी, तो इसका निशान माइनस आ जाएगा। करंट आपने ऐसी बनाई और वाकई में अगर इधर जा रही है तो प्लस ही में आएगी वो करंट। तो आपको उससे घबराना कुछ नहीं है, डरना भी कुछ नहीं है। किसी भी डायरेक्शन पे करंट बना लो, आप केवल कैलकुलेशन सही से करेंगे, लास्ट में उनके जवाब मिल जाएंगे आपको कि कौन सी करंट किधर जा रही है। अभी हमने ऐसी करंट बना ली है, अगर हमारी ये करंट की डायरेक्शन हमने गलत बना दी होगी तो I1 की वैल्यू कैसी आएगी फिर लास्ट में? माइनस। हम जान जाएंगे कि I1 इधर की तरफ नहीं जानी चाहिए, ऐसा जाना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है, निकालेंगे कैसे? आपको याद होगा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ के दो नियम पढ़े गए हैं। आज किरचॉफ का दूसरा नियम यहां यूज होने वाला है। पहला नियम हम यूज कर चुके, पता चला आपको, जंक्शन पे यहां यूज कर लिया। I में से I1 इधर चली गई तो I माइनस I1 इधर जा रही है। इस जंक्शन पर किरचॉफ का पहला नियम हमने लगा दिया है। अब दूसरा नियम लगाना है, जिसे आप वोल्टेज रूल भी कहते थे, और क्या बोलते थे उसको? वोल्टेज के बारे में बताता है तो वोल्टेज रूल, सेकेंड रूल बोलते हैं, लूप रूल भी कहा जाता है। याद है आपको? तो इसमें लूप बना लेते हैं, कौन कौन से लूप में लगेगा। एक लूप ये है, एक लूप ये है, ठीक। इसकी कैलकुलेशन के लिए कोई डायरेक्शन निर्धारित कर लीजिए। ये डायरेक्शन हमने निर्धारित कर ली, ये लूप 1 है। ऐसे इसकी कैलकुलेशन के लिए भी कोई डायरेक्शन निर्धारित कर लो। कौन सी डायरेक्शन? किसी भी डायरेक्शन पे ले लो आप, ऐसे। ये लूप 2 है। तो पहले लूप 1 में किरचॉफ के प्रथम नियम से देखिए, लूप 1 में किरचॉफ के प्रथम नहीं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यहां लगाएंगे। आपको याद है क्या कैलकुलेट करते हैं? वोल्टेज। प्रतिरोध के सिरों के बीच कैलकुलेट करना पड़ता है और बैटरी के सिरों के बीच कॉपी करना पड़ता है। समझ में आया? और उसमें भी प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज प्लस लेना है कि माइनस। तो अगर धारा की दिशा में है तो प्लस, विपरीत दिशा में है तो माइनस। और बैटरी के सिरों के बीच का वोल्टेज प्लस लेना है कि माइनस। अगर माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं तो माइनस, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जा रहे हैं तो प्लस। ये सब आपको बता चुके हैं। इस डायरेक्शन पे ऐसा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, जहां से आपकी मर्जी हो। यहीं से शुरू कर दिया जाए, इस सिरे से। चलिए, सबसे पहले कौन मिला? 3 ओम। अब बताइए, कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना आएगा? I इंटू आर। I करंट कितनी है? I, और R कितना है? 3 ओम। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? 3I। और ये प्लस होगा कि माइनस? प्लस, क्योंकि कैलकुलेशन और करंट दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ हमको सेल मिली। सेल में हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो हमको माइनस में लेना है कि प्लस में? माइनस में। क्या लेंगे? 10 वोल्ट सीधे कॉपी कर लेंगे। और आगे चले, यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं मिला, कोई रेसिस्टेंस नहीं मिला। इधर की तरफ जब बढ़े तो फिर एक सेल मिल गई हमको, और इसमें प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस लेना कि माइनस? प्लस कितना? 4। इसके बाद जब आगे चले तो फिर एक प्रतिरोध मिल रहा है हमको। इस प्रतिरोध में करंट कितनी जा रही है? देखो, ये I1 करंट जा रही है।
हमारा कैलकुलेशन इस दिशा में है, करंट इस दिशा में है, दोनों विपरीत है कि सेम डायरेक्शन पे? विपरीत है, तो माइनस लेना पड़ेगा। और कितना लेंगे? I इंटू आर, 2 गुणे I1। ये नहीं समझ में आया क्या आपको? विभवांतर कैसे निकालते हो प्रतिरोध के सिरों के बीच का? I इंटू आर से तो निकालते हो। तो इसमें कितनी करंट जा रही है? I1। और R कितना है इसका? 2 ओम। तो I1 इंटू 2 करोगे तो 2I1 नहीं आ जाएगा ये। और आपका कैलकुलेशन ये है, करंट इस दिशा में है, दोनों अपोजिट है तो माइनस। उसके आगे चले, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कुछ एलिमेंट नहीं मिला, तो बस इसको सबको क्या कर देंगे? सॉल्व कर लीजिए। ये कितना बन गया? 3I माइनस 2I1 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6, इसको उधर भेज देंगे प्लस 6। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 बन गई I और I1 के बीच में। ऐसा ही लूप 2 में लगा लीजिए। लूप 2 में फिर से किरचॉफ के सेकेंड रूल से, चलिए लगाइए। कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, बी से स्टार्ट कर लीजिए, बी से। और कैलकुलेशन करते हुए कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज? लूप हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। ऐसा चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या मिला आपको? प्रतिरोध। इसके सिरों के बीच का वोल्टेज बताइए कितना होगा? प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज कैसे निकालते हो? तो करो ना। I कितना है इस पे? I1। R कितना है इसका? तो 2 का I1 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे आप? कितना होगा बताइए? वेरी गुड। प्लस की माइनस देख लेना जरा, गलत मत बता देना हमको। इससे आगे चले तो क्या मिली आपको? सेल। सेल में माइनस से प्लस जा रहे कि प्लस से माइनस? ऐसा चल रहा है तो माइनस से प्लस। माइनस में लेना कि प्लस में? माइनस कितना? 4 वोल्ट। और आगे कोई एलिमेंट मिला? फिर एलिमेंट मिला? यहां तक कोई एलिमेंट नहीं मिला। इसके बाद फिर एक सेल मिल रही है हमको। अब इस सेल में प्लस से माइनस जाना पड़ रहा है कि माइनस से प्लस जाना पड़ रहा है? प्लस लेना कि माइनस? कितना? 2 वोल्ट। तो प्लस में लेना 2 वोल्ट। उसके आगे चले तो रेसिस्टेंस मिल गया। रेसिस्टेंस के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे कैलकुलेट करेंगे? I इंटू आर। कितनी करंट है इस पे? I माइनस I1। और प्रतिरोध कितना है? 1। तो 1 का गुणा I माइनस I1 से करेंगे। और प्लस लेंगे कि माइनस? देखो ध्यान से, कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो प्लस लेंगे। 1 इंटू I माइनस I1। ठीक है। उसके बाद बी तक फिर पहुंच गए, कोई कंपोनेंट नहीं मिला तो 0 कर देंगे इसको सबको। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये 2I1 माइनस 4 प्लस 2, दिस विल बी माइनस 2, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे I माइनस I1 बराबर 0। 2, अब देखो ये I आ गया और 2I1 माइनस I1 और ये 2 उधर भेज देंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हमें कैलकुलेट कर लेना है। चाहे आप I निकाल लो या I1 निकाल लो, दोनों से आपका काम बन जाएगा। कैसे कैलकुलेट करिएगा? एक काम करते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा करो और 1 में जोड़ देना इसको। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, जो आएगा समीकरण 1 में जोड़ देंगे। तो इक्वेशन 1 हमने लिख दी, 3I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 6। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2। 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 2 2 जार 4। ऐड करना है, माइनस 2I1 प्लस 2I1 कैंसिल, 3 और 2 5I इज इक्वल टू 10।
देन I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब हुआ ये I कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो I1 निकाल के देख सकते हैं। कैसे, इसमें रख देते हैं वैल्यू हम। I 2 एम्पियर आ रही है, 3 दूना 6, ठीक है, 4 वोल्ट। तो यहां से तो I1 का मान 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप इस पे रखोगे 5I बराबर 6 4 10, ठीक है, तो I बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर। अब I की जगह अगर 2 एम्पियर लिख देंगे तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। इसका मतलब इसमें से कोई करंट बह ही नहीं रही है। और इसमें कितनी जा रही है, I माइनस I1, I माइनस I1। इस वाली सेल में जाने वाली करंट कितनी होगी, I माइनस I1, I में से I1 माइनस कर दो, 2 में से 0 माइनस कर दो, 2 एम्पियर। देखो सारी करंट हमने पता लगा ली। बताइए इस रास्ते पर कितनी करंट है, I करंट है 2 एम्पियर। इस रास्ते पर कितनी करंट है, I1 0, मतलब इस रास्ते पर कोई करंट है ही नहीं। इस रास्ते पर कितनी करंट आ रही है, I माइनस I1, वो किसके बराबर है, 2 एम्पियर। तो पूरी की पूरी करंट इधर से चली आ रही है, इस रास्ते पर कोई करंट नहीं जा रही है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। हमें तो खैर ये नहीं चाहिए है, हमें तो A और B के बीच का विभवांतर चाहिए। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। A और B के बीच का विभवांतर, गौर कीजिए सभी बच्चे। A और B, ये वाला रास्ता भी A और B के बीच में लगा है, ये रास्ता भी A और B के बीच लगा है, ये रास्ता भी A और B के बीच लगा हुआ है। आप तीनों में से किसी भी एक रास्ते से विभवांतर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सब समांतर क्रम में लगे हैं, आपको A और B के बीच का विभवांतर मिल ही जाएगा। समझ आ रहा है। अब देखो सबसे आसान काम कर लो ना। इस रास्ते पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इस सेल से धारा कितनी है, 0। अगर इस सेल से धारा 0 है तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो A और B के बीच का विभवांतर कितना आएगा, 4 वोल्ट आना चाहिए, आएगा। आप इससे अगर निकालोगे तो भी मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो अगर इससे निकालोगे तो इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा, V बराबर E माइनस IR, उससे भी आ जाएगा। देखिए मैं सबसे आपको निकाल के दिखाता हूं। इस रास्ते से देखिए, इससे करंट ली जा रही है, इसलिए इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, V बराबर E माइनस I इंटू R। E की वैल्यू बहुआ कितनी है इस पे, 10। I की मान कितनी आई है, देखो 2 एम्पियर, और स्मॉल r इस रास्ते का कितना है, 3 ओम। इस तरह से V बराबर कितना बना, 4 वोल्ट। हम सेकंड रास्ते से आपको निकाल के दिखाते हैं इससे। इसमें तो I1 का मान कितना है, 0, बिकॉज I1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर इस रास्ते से आप AB के बीच का विभवांतर निकालने आएंगे तो इसके विद्युत वाहक बल के ही बराबर आ जाएगा। आप चाहें तो इसका विद्युत वाहक बल E1 मान लें, इसका E2, इसका E3 मान लें। तो जो VAB होगा वो E2 के बराबर होगा, और E2 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। चाहे जिस रास्ते से निकालिए आंसर तो आपको मिलेगा ही। इस रास्ते से निकाल के देखना चाहते हैं आप, यहां से भी देख लीजिए इस रास्ते में करंट जा रही कि नहीं जा रही है, तो क्या विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, E3 प्लस IR प्लस Q, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है और सेल चार्ज हो रही है। अब सॉल्व करिए, E3 की वैल्यू कितनी है, 2, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है तो बताओ। इसमें करंट I माइनस I1 जा रही है, तो करंट की जगह पे बेटा हमको I माइनस I1 इंटू R लेना पड़ेगा। I माइनस I1 की वैल्यू कितनी है, 2,
और R की वैल्यू कितनी है 1 ओम। 2 1 कम 2 और 2 कितना आ गया 4 वोल्ट। तो वो तो आना ही था, तीनों रास्ते आपस में पैरेलल में हैं, तो A और B के बीच का विभवांतर चाहे इस मार्ग से निकालो, इस मार्ग से निकालो, इस मार्ग से निकालो, सेम ही आएगा विभवांतर। और आप देख रहे हैं आ रहा है। हालांकि ये सब कुछ करने की कुछ आवश्यकता आपको नहीं थी, ये भी निकालने की आवश्यकता नहीं थी, केवल I आ गया था, इस लाइन से निकाल देते हमारा काम बन जाता। पर आपको ये दिखाने के लिए कि देखिए तीनों मार्ग से हम आपको निकाल के दिखाएंगे, पर वोल्टेज तो सेम ही आएगा, बिकॉज ऑल द पाथ्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सारे के सारे रास्ते एक दूसरे के समांतर हैं। और किरचॉफ का सेकंड रूल भी कैसे यूज करते हैं उसको भी देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप नोट करिए, इसके बाद हम 23 नंबर न्यूमेरिकल पर आते हैं, आगे का न्यूमेरिकल लगाया जाए। 23 नंबर न्यूमेरिकल में है आपका, निम्न परिपथ पर किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाइए और I1 I2 के मान ज्ञात करिए। ये एक सर्किट यहां बना हुआ है, इसमें आपको किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना है और I1 I2 के मान भी मालूम करने हैं, ठीक है। इसमें भी 2 लूप दिख रहे हैं, करंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे चलने वाली करंट की वैल्यू कितनी है I1, यहां भी I1 गई, इस जब जंक्शन पर पहुंची तो इधर I2 चली गई, तो इधर बची कितनी I1 माइनस I2, वो I1 माइनस I2 यहां पर भी आ जाएगी, और तब तक इधर से कौन आ रहा है I2। जब इस जंक्शन पर आकर ये दोनों ऐड हो जाएंगी और कितनी बचेगी I1, ये I1 यहां पर आ जाएगी, ठीक है। आपको फिर से देख रहे हैं 2 लूप दिख रहे हैं, दोनों लूप्स में वोल्टेज नियम लगाइए किरचॉफ का। डायरेक्शन कोई भी ले लो आप, ये लूप 1 है, ये डायरेक्शन में ये ले लेता हूं, कौन सी डायरेक्शन है बताइए, ये क्लॉकवाइज। और इसको कैलकुलेट करने के लिए भी कोई डायरेक्शन आप मान लीजिए, कौन सी डायरेक्शन लेना पसंद करेंगे, क्लॉकवाइज। चलिए क्लॉकवाइज ले लेते हैं। वैसे आसान किस डायरेक्शन पे कैलकुलेशन करना होता है, उस डायरेक्शन पे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स पर करंट मिले, उसी दिशा में आपको याद आ रहा है ना आपको। ऐसे ये लूप 2, सबसे पहले लूप 1 में सॉल्यूशन, लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से किरचॉफ के वोल्टता नियम से, देखिए कहीं से भी स्टार्ट करिए, किस जगह से स्टार्ट किया जाए भाई, यहां से स्टार्ट करें। चलिए क्लॉकवाइज चलना है आपको, इधर की तरफ नीचे की तरफ आएंगे या राइट साइड में जाएंगे, राइट। सबसे पहले क्या मिला, प्रतिरोध, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज बताइए, 10 गुणे I1, बताया करो पूरा हमको, 10 इंटू I1 प्लस की माइनस, कैलकुलेशन और करंट दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं। यहां पहुंच गए, अब नीचे आना शुरू करिए, इधर की तरफ आए, फिर से रेसिस्टेंस मिला, कितने ओम का 10 ओम। करंट कितनी फ्लो हो रही है इस पे I1 माइनस I2, तो विभवांतर कैसे निकलेगा, इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, प्लस लेकी माइनस प्लस, क्योंकि कैलकुलेशन और करंट सेम डायरेक्शन पे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 10 I1 माइनस 10 I2, यहां पर पहुंच गए। अब यहां से यहां पहुंचे, कोई कंपोनेंट मिला क्या, नहीं मिला। यहां से यहां चले तो फिर सेल मिली हमको, सेल में माइनस से प्लस की ओर जा रही कि प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस, तो माइनस लेना कि प्लस लेना, माइनस कितना 3 वोल्ट, तो -3। सेल के बाद यहां पर आ गए जहां से चले थे, कोई कंपोनेंट नहीं मिला। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, 0। सॉल्व कर लीजिए, 10 I1 दिस विल बी 20 I1 माइनस 10 I2। 3 को बेटा उधर भेज दें एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक समीकरण बना ली हमने। I1 I2 दो करंट हैं,
इसलिए 2 समीकरण कम से कम हमको चाहिए सॉल्यूशन के लिए। ये लूप ले लीजिए, लूप 2 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, चलिए शुरू करिए फिर से। इसमें कैलकुलेशन किस डायरेक्शन पे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। यहां से शुरू कर दें, ठीक? किधर की तरफ चलेंगे बताइए? 5 ओम की तरफ। तो सबसे पहले प्रतिरोध मिला। अब मुझे बताइए इसके सिरों के बीच का वोल्टेज क्या लेना चाहिए मुझे? 5 इंटू I2, प्लस की माइनस? प्लस 5 इंटू I2, क्योंकि कैलकुलेशन और करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। उसके बाद जब यहां पर आए फिर 5 ओम मिला, करंट कितनी जा रही है उसमें? I2, तो वोल्टेज कितना हो गया? 5I2 प्लस की माइनस? प्लस। क्यों? क्योंकि करंट और कैलकुलेशन देखो सेम डायरेक्शन पे हैं। यहां तक फिर आगे कुछ नहीं मिला, यहां से यहां पहुंचे कोई कंपोनेंट नहीं मिला। इधर जब पहुंचे तो फिर एक प्रतिरोध मिल रहा है मुझे 10 ओम का, और उसमें करंट कितनी आ रही है? I1 माइनस I2। अब इसको प्लस लेना कि माइनस लेना? माइनस, क्योंकि कैलकुलेशन ऊपर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है। तो माइनस 10 I1 माइनस I2, और उसके बाद हम फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गए, कोई कंपोनेंट नहीं है। सॉल्व कर लो, 5I2 मिल करके 10I2, माइनस 10 का इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। उस वाले लूप में कोई सेल नहीं पड़ी है, मत पढ़ने दीजिए। देखो ये माइनस का 10I1 और ये 10 और 10, 20I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी, आप चाहें तो थोड़ा सा 10 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस I1 प्लस 2I2 बराबर क्या मिल जाएगा? 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2, इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, और बड़ी आसानी से आप देखेंगे कि आपको I1 और I2 का मान मिल जाएगा। हमारे पास कई तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या करना चाहेंगे आप? चाहें तो I1 निकाल के यहां रख दें। समीकरण 2 से देखो माइनस I1 प्लस 2I2 बराबर 0 है। अगर I1 को उधर भेजोगे तो I1 बराबर कितना आ जाएगा? 2I2। तो इक्वेशन नंबर 2 से I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2I2। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 पहले नोट कर देते हैं। 20I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 3। I1 की जगह पर हम लिखेंगे 2I2। I1 की जगह 2I2 का 20 से मल्टीप्लाई होगा, 40I2 माइनस 10I2 बराबर 3। 40I2 माइनस 10I2, 30I2 बराबर 3। तो I2 बराबर 3/30, 1/10 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10 एम्पियर। या आप कर सकते हो I2 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। 0 हटा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। अब I1 चाहिए, तो ये तो बड़ा आसान है बेटा। I2 का दोगुना कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? I1। तो अगर I2 0.1 है तो I1 कितनी होगी बताओ? I2 का दुगुना करने से मिलेगी। I2 0.1 है, इसका दोगुना कर देंगे तो 0.2 एम्पियर। इस तरह से इस क्वेश्चन में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाया गया, और देखिए कितनी आसानी से हमने I1 और I2 करंट्स की वैल्यूज निकाल ली, है ना। तो अभी आपको किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना समझ आ रहा है। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 23।
उसके बाद अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप नोट कर लीजिए, 24 पर आते हैं, ठीक है। 24 नंबर न्यूमेरिकल में ये एक फिगर बना हुआ है आपके सामने, इसमें 4 प्रतिरोध एक चतुर्भुज में जोड़े गए हैं, 1 ओम, 2 ओम, 1.5 ओम, 1 ओम। इसके साथ में एक बैटरी लगी है 2 वोल्ट की। आपको करना क्या है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं बी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। बी और डी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा लगता है हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक कि ये क्वेश्चन नंबर 16 में किया था हम लोगों ने, एंड सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, पर 16 नंबर पे लगाया हमने इसको, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा लिखा था कि मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, बट दिस इज कोइंसिडेंस की ऐसा एक सवाल 16 नंबर पे हम कर चुके हैं, इसलिए अब इसको मैं छोड़ ही दे रहा हूं। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 16. Let me tell you the answer of this question is आंसर है 8/15 वोल्ट। बिंदुओं बी और डी के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट का आएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लें, इसे आप लगा के लाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न परिपथ में बिंदुओं बी और डी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको बिंदुओं बी और डी के बीच की विभवांतर की गणना करनी है। मीन्स वीबी और वीडी का डिफरेंस पता लगाना है। अगर वीबी बड़ा है तो वीबी माइनस वीडी पता लगा दीजिए, अगर वीडी बड़ा है तो वीडी माइनस वीबी पता लगा लीजिए। तो ये विभवांतर आपको पता लगाना है। अब आप देखिए यहाँ सर्किट में जुड़ा क्या क्या है। कुछ पुरानी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको। ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 6 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का। इस लाइन पे 2 रेसिस्टर लगे हैं, 3 ओम, 2 ओम। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी, उसका 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा इन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। इसे हम ए और सी माने ले रहे हैं। अगर ए और सी के बीच का विभवांतर चाहिए तो पहले आपको टोटल करंट निकालनी पड़ेगी, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, बेटा देखिए ध्यान से, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, गौर कीजिए, करंट जब यहां से चलेगी, सभी बच्चे 1 मिनट के लिए गौर करिए, करंट यहां पर आएगी, इधर की तरफ क्या मिलेगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को अलाउ नहीं करता, तो कैपेसिटर में से करंट इधर नहीं जाएगी, कैपेसिटर में से करंट इधर नहीं जाएगी, पूरी की पूरी करंट इस रास्ते पर आना पड़ेगा। तो आई अगर ये जा रही है तो आई इधर भी चली जाएगी यहां से, और ये पूरी की पूरी करंट यहां से आ जाएगी। कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाएगा, उसके बाद उस रास्ते पर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो करंट यहां से निकलेगी, पूरी की पूरी करंट इस रास्ते से होकर पास होगी। तो कैपेसिटर किसको अलाउ नहीं करता, डीसी को। कैपेसिटर किसको अलाउ करता है, एसी को। तो डीसी अलाउ नहीं करेगा, एसी को अलाउ करेगा। ये समझ आ रहा है आपको, क्योंकि डीसी करंट के लिए कैपेसिटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिट होता है। डीसी रास्ते में लगाएंगे तो उसके लिए जो संधारित्र होता है वो अनंत प्रतिरोध लगाता है, इसलिए करंट उधर जाएगी नहीं, ये चार्ज हो जाएंगे। अब कितना चार्ज होंगे वो वोल्टेज के बाद पता लगेगा हमको। तो अब आप मुझे बताइए, धारा के मार्ग में कितना प्रतिरोध पड़ेगा, ये 3 ओम पड़ा, फिर 2 ओम पड़ा, और इधर आके 1 ओम और पड़ा। ये तीनों कौन से क्रम में मिलेंगे, इसको श्रेणी में, इसलिए हम 3 ओम
प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम। इस तरह से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 ओम। बैटरी 12 वोल्ट की लगी है, परिपथ में कुल वैद्युत धारा परिपथ में कुल वैद्युत धारा का सूत्र बताइए। V अपॉन R, V लगाएंगे टोटल जितना भी है, आप चाहें तो इसको E लिख दें, अपॉन तुल्य प्रतिरोध ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी? 12 अपॉन 6 मीन्स I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ना समझ आया आपको? अरे 6 दूना 12 ही तो होते हैं, तो 2 एम्पियर करंट नहीं फ्लो होगी। अब पूरे सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि A और C के बीच विभवांतर कितना होगा? इसलिए A व C के बीच विभवांतर देखो कितना इजी है बेटा। विभवांतर का सूत्र क्या होता है बताइए? I इंटू R। तो अगर A और C के बीच का विभवांतर चाहिए तो A और C के बीच जाने वाली करंट ले लो। अब बताओ A और C के बीच टोटल कितनी करंट बह रही है? I, तो I ले लिया। और A और C के बीच का ही क्या ले लो? प्रतिरोध। तो बताओ A और C के बीच कितना प्रतिरोध धारा के मार्ग में पड़ा? 5 ओम। वेरी गुड। तो ये 5 ओम लिखेंगे। I की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पंचे VAC इज इक्वल टू 10 वोल्ट। कितना इजी है देखो। तो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10 वोल्ट। बैटरी कितना दे रही है? 12 वोल्ट। 2 वोल्ट कहां चला गया? बैटरी कितने वोल्ट की लगी है? 12 वोल्ट की। उसमें से A और C के बीच कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। तो 2 वोल्ट कहां गया? 2 वोल्ट खुद बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। तो 2 वोल्ट बैटरी के भीतर ही भीतर खत्म हो गया। बाहर कितना मिल रहा है आपको? 10 वोल्ट। बैटरी लगाई 12 वोल्ट की, लेकिन जहां लगाई है वहां कितना आ रहा है? हो सकता है, क्योंकि अगर ये न होता तो पूरा 12 मिल जाता। फिर आपको समझ आ गया? अच्छा, इसके और इसके सिरों के बीच का विभवांतर हमको मिल गया 10 वोल्ट। हम ये पता लगाना चाहते हैं, देखो करंट तो हमको मालूम हो चुकी है, करंट से हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये मालूम करना है कि इधर की तरफ कितना चार्ज गया होगा। चार्ज की क्वांटिटी पता लगाना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों ही काहे में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। A और C के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी ये भी निकाल लो। बता सकते हैं कि अगर 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा? श्रेणी के लिए सूत्र याद करो, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक चीज और, क्यों निकाल रहे हैं हम ये चार्ज? क्यों निकालते हैं हम ये चार्ज? देखो गौर से देखिए, मैं करना क्या चाहता हूं एक्चुअली में, मैं इसके और इसके बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना चाहता हूं, A और D के बीच का। ध्यान से सुन रहे हैं सभी लोग? नहीं सुन रहे हैं? अच्छा, मैं A और D के बीच का क्या निकालना चाहता हूं? विभवांतर का सूत्र क्या होगा? I इंटू R। हमें I मालूम है, हमें R मालूम है। मैं इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकाल सकता हूं। मैं A और B के बीच का विभवांतर भी निकालना चाहता हूं। A और B के बीच का विभवांतर भी निकालना चाहता हूं। क्या सूत्र होता है? I इंटू R। तो इधर तो करंट जा नहीं रही है और ये संधारित्र है। I इंटू R प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होता है, ये तो संधारित्र है। संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर बताइए। V बराबर Q अपॉन C। आ गया Q? Q चाहिए ना आपको, इसलिए मैं Q निकालना चाहता हूं। Q भी और उसके लिए मुझे C भी चाहिए।
जब तक मुझे इस रास्ते पर जाने वाला चार्ज नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं पता लगा सकते कि इस दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा। तो फिर से विभवांतर का सूत्र बताइए। I इंटू आर किसके लिए होगा? प्रतिरोध के लिए। और Q अपॉन C किसके लिए होगा? संधारित्र के लिए। इसलिए ये सब चाहिए मुझे। तो 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3 18 बटे 9 C बराबर कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। 6 3 18, 6 3 9, 18 बटे 9 2 माइक्रोफैरड। तो इस रास्ते की तुल्य धारिता कितनी आ गई? A से C तक 2 माइक्रोफैरड। और A से C तक के बीच का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। तो A से C के बीच में कितना चार्ज कलेक्ट हुआ है ये पता लगा लो। इसलिए A B C मार्ग में आवेश Q इज इक्वल टू, Q का सूत्र क्या होगा? C इंटू V। तो A और C के बीच तुल्य धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। और देखो मुझे धारिता भी A और C के बीच की चाहिए और विभवांतर भी A और C के ही बीच का लेना पड़ेगा। तो A और C के बीच की तुल्य धारिता निकाली हमने 2 माइक्रोफैरड। विभवांतर कितना था? 10। इस तरह से 20 माइक्रोकूलम चार्ज। कहने का मतलब ये कि इस रास्ते पर जाने वाला आवेश कितना है? 20 माइक्रोकूलम। क्योंकि ये दोनों श्रेणी में है तो 20 माइक्रोकूलम इसकी दोनों प्लेट्स के बीच भी आएगा और 20 माइक्रोकूलम इसकी दोनों प्लेट्स के बीच भी आ जाएगा चार्ज। समझ आ गया? तो प्रतिरोध और संधारित्र जब लगे होंगे दोनों की कैलकुलेशन में अलग अलग मेथड यूज होंगे, याद रख लीजिए। ठीक है। अब हम A और B के बीच का विभवांतर चाहते हैं। A व B के बीच विभवांतर बताइए। इसमें A का विभव ज्यादा होगा कि B का विभव ज्यादा होगा? A का ज्यादा होगा, B का कम होगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? VA माइनस VB। बताओ बेटा, इन दो के बीच का विभवांतर चाहिए, क्या सूत्र लगेगा V के लिए? V बराबर I इंटू आर या Q अपॉन C? वेरी गुड, Q अपॉन C। तो इसको कितना Q मिल रहा है? 20 माइक्रोकूलम। और इसकी धारिता कितनी है? 6 माइक्रोफैरड। देख रहे हैं ना? केवल इसी के सिरों के बीच का तो चाहिए हमको। तो इसको मिला हुआ चार्ज और इसी का धारिता सॉल्व कर लो। 2 3 6, 10 दूना 20। VA माइनस VB इज इक्वल टू 10/3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से A और D के बीच का विभवांतर चाहिए। A व D के बीच विभवांतर, इसको कैसे लिखें बताओ? A और D में से किसका पोटेंशियल हाई होगा, किसका लो होगा? A का हाई होगा कि लो D की तुलना में? ये नहीं मालूम होता कैसे हो रहा है। देखो अच्छा, इधर A और C के बीच का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है। ये भी भूल गए आप। अरे A और C के बीच का विभवांतर देखो 10 वोल्ट नहीं है। ये आप तो बड़ी जल्दी भूल रहे हो सारी चीजें। अगर 10 वोल्ट है मतलब यहां का कितना है? 10 वोल्ट। और यहां का कितना है? 0। तो जैसे जैसे बहुआ आप दूर जाते जाओगे ना, इससे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डाउन हो रहा है, वो तो कम होते जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका इसकी तुलना में कम होगा, इसका भी इसकी तुलना में कम होगा। तो जैसे जैसे A से C की ओर आप बढ़ेंगे पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो अब बताओ A और D में से किसका पोटेंशियल ज्यादा? A का। और किसका कम? D का। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? VA माइनस VD की VD माइनस VA। बड़े में से छोटा माइनस करो। कैसे निकालेंगे बताइए? इसके इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर चाहिए, I इंटू आर या Q अपॉन C? वेरी गुड, Q, बिकॉज दिस इज द रेसिस्टेंस। I इंटू आर, I इंटू आर।
आई की वैल्यू कितनी है बोलिए? आई, धारा आई थी 2 एम्पियर, तो आई इंटू आर कितना है? 3 ओम। इस तरह से VA माइनस VD का मान कितना मिल गया? 6। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको तो B और D के बीच का विभवांतर चाहिए। अब एक काम कर दो आप, इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर दो आप। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? VA माइनस VD इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 है VA माइनस VB इज इक्वल टू 10/3। माइनस करेंगे निशान बदल जाएंगे, ये प्लस VA और ये माइनस VA, दे विल कैंसल ईच अदर। अब बताइए VD कैसा है? माइनस, VB कैसा है? प्लस। तो प्लस वाला पहले नोट कर लो, माइनस वाला बाद में कर लो। तो VB माइनस VD, इधर 6 में 10/3 माइनस होगा, 6 माइनस 10/3, 3 जंग 18 माइनस 10, 8/3। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना आ गया? 8/3 वोल्ट। B और D के बीच का विभवांतर। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में दिया जाता है आपको। समझ रहे? क्यों? क्योंकि प्रतिरोध से तो बच्चे बहुत लगाते हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रतिरोध भी हो, कैपेसिटेंस भी हो, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये मेथड रहेगा। आप बताएं, आपको ये सवाल समझ में नहीं आया? आया? थोड़ी सी मेहनत तो करनी है सबको, और थोड़ी सी मेहनत से प्रैक्टिस घर में करिए, आपको आ जाएगा। तो बताइए विभवांतर का कैलकुलेशन IR से करना कि Q/C से करना? प्रतिरोध है तो IR से, और अगर संधारित्र है तो, और जिस रास्ते में संधारित्र लगा होगा उस रास्ते में DC करंट बिल्कुल मना कर देगी, जाने से नहीं जाएगी उस। समझ आ रहा है कुछ आपको? क्योंकि DC के लिए कैपेसिटर का रेसिस्टेंस इंफिनिटी होता है। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई हम लोग, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं। लिखा हुआ है निम्न चित्र में संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित है। ये एक फिगर यहां पर दिया गया है, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या हुआ बताइए? बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव कैसा आएगा? सेम। इतना पढ़ के ही हमको पता लग गया कि बिंदु B का विभव और बिंदु D के विभव आपस में कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ज्ञात कीजिए धाराओं I1 और I2 के मान। ये एक सेल लगी है 5.4 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 ओम दिया गया है। इस बैटरी से करंट जाएगी ऐसे, यहां जंक्शन पर पहुंचने के बाद 2 अलग अलग रास्तों में वो चल पड़ी। इधर की तरफ कितनी चल पड़ी? I1, और इधर की तरफ I2। अब आप जानते हैं क्योंकि B और D के पोटेंशियल सेम है, इसलिए इस रास्ते पर कोई करंट नहीं आएगी। तो इस समय गैल्वेनोमीटर में कौन सी स्थिति होगी? शून्य विक्षेप की स्थिति, करंट ही नहीं जा रही उस रास्ते पर। ठीक है, I2 इधर से होते हुए A से होते हुए D से C पर पहुंच जाएगी, और I1 जो है A से चलकर B से होते हुए C पर पहुंच जाएगी। क्या आज आप हमें बता सकते हैं? और हां, आपको I1 I2 के मान पता लगाने हैं और बिंदुओं B और D पर विभव, इस बिंदु और इस बिंदु का विभव पता लगाना है। कितना विभव होगा इसका? इसका 0 होगा क्या? 0 नहीं होगा, दोनों का विभवांतर 0 होगा। इनके कुछ ना कुछ विभव होंगे, क्या होंगे वही मालूम करने हैं। इसका मतलब B और D के विभव ही तो हमको पता लगाने हैं। इक्वल है ये हमको संतुलन से पता लगा, कितने हैं ये मालूम करना है। ठीक, इन्होंने ये भी बता दिया कि जबकि बिंदु C पृथ्वी से जुड़ा है, ये पॉइंट C को हमने ये देखिए अर्थ कर दिया गया है। इसको देख रहे हैं आप? अर्थ करने का मतलब समझते हैं आप? अर्थ करने का मतलब है
कि बिंदु सी का विभव कितना है, शून्य। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, याद करिए, 0 माना जाता है ना, इसलिए क्योंकि ये बिंदु सी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो बिंदु सी का भी विभव कितना माना जाएगा, 0। ना समझ में आई बात, आपको आ रहा है? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप इतने सारे न्यूमेरिकल्स लगा के आए हैं, प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए और सी के बीच का विभवांतर कितना होगा? 5.4 वोल्ट या इससे कम होगा, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध भी लगा हुआ है इस पर वो तो 0 है। कुल मिला के इस सेल में आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, तो यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं मिला, इसलिए पूरा 5.4 ए और सी के बीच आ जाएगा। पिछले सवाल में आपने देखा था कि यहां कुछ था तो पूरा नहीं आ पाया था, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था यहां पर, लेकिन इस बार लगा तो दिखाई तो दे रहा है, पर वैल्यू कितनी है, 0, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने देगा। इसलिए ए और सी के बीच का विभवांतर कितना आएगा, ए व सी के बीच विभवांतर VAC आएगा 5.4 वोल्ट, ठीक है। अब हम I1 और I2 पता लगाना चाहते हैं। चलिए बता सकते हैं आप मुझे I1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए? I1 कहां से होकर जाती है? ए से चलकर B और C तक जाती है कि नहीं जाती? तो अगर I1 चाहिए, करंट चाहिए, करंट का फॉर्मूला क्या लगाया जाता है, V/R। अब आप देखो I1 जिस रास्ते पर चली है तो यहां से यहां तक कितना विभवांतर है, ए और सी के बीच का विभवांतर लेना पड़ेगा टोटल, VAC अपॉन रेसिस्टेंस कितना, ए और सी तक, ए से सी तक पहुंचने में कितना प्रतिरोध उसके रास्ते पर पड़ रहा है, 2 ओम और 4 ओम पड़ रहा है, तो 2 + 4 हम कर लेंगे। समझ आ रहा है कुछ आपको? नहीं आया? अरे करंट का सूत्र क्या होता है, विभवांतर बटे प्रतिरोध। I1 निकालना है तो यहां से पूरा यहां तक विभवांतर कितना है, VAC, और इस रास्ते का प्रतिरोध चाहिए आपको। चलिए अच्छा मैं एक बार लिख देता हूं, कौन से रास्ते का, ABC रास्ते का। अब सॉल्व करिए, ए और सी के बीच का विभवांतर कितना है, 5.4। ABC रास्ते का प्रतिरोध कितना है, इसमें 2 ओम ये पड़ेगा, 4 ओम ये भी आएगा, दोनों श्रेणी क्रम में आएंगे, तो तुल्य प्रतिरोध कितना बना, 6। इस तरह से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 9 54, 0.9 एम्पियर करंट आ जाएगी I1। सिमिलरली I2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, I2 A से C तक प्रवाहित हो रही है पूरी, तो अगर I2 चाहिए तो A से C तक का विभवांतर लो और A से C तक इस रास्ते का प्रतिरोध लेना पड़ेगा आपको। तो A से C तक का विभवांतर और ADC रास्ते का प्रतिरोध, क्योंकि I2 ADC रास्ते से जा रही है। A और C के बीच का विभवांतर कितना है, 5.4। ADC रास्ते का प्रतिरोध बताइए, 3 ओम ये, 6 ओम ये, बोथ आर इन सीरीज, तो तुल्य प्रतिरोध कितना बन जाएगा, 3 6 9 ओम। इस तरह से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 एम्पियर। तो इस रास्ते पर कितनी जा रही है, 0.9 एम्पियर। इस रास्ते पर करंट कितनी जा रही है, 0.6 एम्पियर। I1 एंड I2 वी हैव ऑलरेडी फाउंड। अभी क्या करना है, B और D के बीच, नहीं, B और D के विभव अलग अलग पता लगाने हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, बस देखो B और D का विभव चाहिए, इस बार अंतर नहीं चाहिए। अंतर तो 0 होगा क्योंकि दोनों के विभव आपस में कैसे हैं, बराबर। देखो हम कैसे निकालेंगे, हम B और C के बीच का विभवांतर निकालेंगे। किसके किसके बीच का, B और C के बीच का विभवांतर। B व C के बीच विभवांतर बताइए, लिखा क्या जाए, B और C के बीच का विभवांतर, VB - VC या VC - VB।
VB और VC में से कौन बड़ा होगा, किसका विभव बड़ा होगा, B का कि C का? B का बड़ा होगा। तो हमको लिखना चाहिए VB माइनस VC, और इसका विभवांतर चाहिए। विभवांतर का सूत्र बताइए, I इंटू R। तो इसमें कितना I आ रहा है, I1, और R कितना है इसका, 4 ओम। तो अगर इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर चाहिए तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जाने वाली धारा और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध आपको लेना पड़ेगा। तो प्रतिरोध है 4, करंट है I1, 4I1। अभी अभी आपने देखा है कि पॉइंट C को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। पॉइंट C को पृथ्वी से जोड़ने का मतलब VC का वोल्टेज कितना हो गया है। तो VC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। ये चालाकी देखिए हमने की। क्यों? क्योंकि उस समय C का कितना हो जाएगा, 0। केवल क्या बचेगा, VB, और VB का मान निकल आएगा, और जो मान VB का होगा वही तो मान VD का होगा। तो आपको कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। VB बराबर 4 इंटू वॉट इज I1, I1 इज 0.9 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए। VB इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। तो B का विभव कितना आ गया, 3.6 वोल्ट। अब देखो इसका कितना था, 5.4 वोल्ट। इसका कितना है, 3.6 वोल्ट। इससे कुछ कम हो गया। C का कितना है, 0 वोल्ट, और कम हो गया। तो जैसे जैसे उधर जाओगे पोटेंशियल गिरेगा। अच्छा, अगर VB इतना आ गया तो VD कितना आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 3.6 वोल्ट, बिकॉज पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट B एंड D आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से हमने B और D के विभव पता लगा लिए। देखिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आ गया? तो ये हमने लगा लिया 26 नंबर क्वेश्चन। तो आज हम 26 नंबर तक रखेंगे, आगे और थोड़े से न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर 1-2 दिन और लगाएंगे, बस काम खत्म। अगले लेसन पे चल पड़ेंगे हम लोग। तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।